हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज की वीडियो में हम ये जो चैप्टर है ना आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, 15-16 है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, या तो मैं एक ही वीडियो में कर दूंगा, नहीं तो देखते हैं दो पार्ट में करते हैं, ताकि आपको मतलब ज्यादा बोर ना हो। लंबी वीडियो हो जाती है, थोड़े बोर हो जाते हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को क्या है आजकल आजकल के बच्चों को एडीडी। एडीडी क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर। मतलब अटेंशन डेफिशिएंट, अटेंशन की कमी का डिसऑर्डर है तुम्हें, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर ये है तुम लोगों को। क्योंकि तुम लोगों का क्या, सबको ही है, तो रील्स वगैरह देखते हैं तो हमें फटाफट हर चीज बदलने की आदत पड़ चुकी है। तो कोई भी चीज हम लंबी देख नहीं सकते। एनीवेज देखेंगे, अब पढ़ना है तो लंबा देखना ही पड़ेगा। चलो, वरना कोशिश करूंगा कि मैं दो पार्ट में कर दूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है तो बातें बातें नहीं, और अपना ईडीडी अपने कंट्रोल में रख के आ जाओ सीधे स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें इसने बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट जीरो है। तो ऐसे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बता रखा है। तो क्या वजह? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो कह रहा है कि इस केस में क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे, मतलब ऑब्जेक्ट चले किसी नॉन जीरो वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी जीरो ना हो। तो हमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो याद आना चाहिए यहाँ से। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है कि अगर ऐसे मोशन में, ऐसे इस डायरेक्शन मान लो जा रहा है ऐसे मोशन में, तो अगर ये मोशन में है और अगर इसके ऊपर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, कोई जैसे जीरो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इसने बोल दिया कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तो जिस वेलोसिटी से जा रहा है ना उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। अगर इस पर किसी भी तरीके की एक्शन लगी, आइडियल कंडीशन है ये। आइडियल कंडीशन मतलब ऐसा करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव हो रहा होगा, तो अगर मान लो कोई बॉल है वो अगर मूव करेगी फर्स्ट पे, तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो एक पॉइंट पे बाद ये बॉल जाके कहीं ना कहीं तो ये बॉल रुकेगी। तो इतना इजी नहीं होता कि बॉल अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहे, क्योंकि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगी, जैसे मैंने बताया यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी। पर अगर आइडियल कंडीशन हम माने, जो लॉ कहता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, तो क्या आपका ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा? तो हाँ, तो फिर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, जो कि एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन मतलब ये होता है कि वो कंडीशन होना मुश्किल है। मतलब ये बस ये आप बोल सकते हो कि हम थ्योरी पर्पस की वजह से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली इसको लाना, आइडियल कंडीशन को लाना मुश्किल होता है। तो आइडियल कंडीशन मतलब जो कि इजीली नहीं होती। तो जैसे आइडियल कंडीशन ये है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगर मूव हो रहा है, तो वो मूव करता रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक नॉन जीरो वेलोसिटी से। तो इसका आंसर है यस। तो वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, समझ लो। तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी और जो भी, तो ये बोल रहा है कि क्या अगर अगर यस है, मतलब अगर वो मूव करता है, तो उसकी जो डायरेक्शन है उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की, और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कितनी वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर। जैसे मान लो कोई वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, तो जो जो नंबर होता है ना इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर अब हमें पता ही चल गया कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो ये पूछ रहा है अगर ये यस है, तो हमने बता दिया हाँ यस है भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ से ये यस है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो यस है, हाँ यस है। तो कह रहा है फिर अगर यस है तो ये बताओ कि उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन में क्या चेंज होगा। तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, और ना ही डायरेक्शन में कोई चेंज, ठीक है। तो इसका आंसर समझ गए ना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से यस, एंड देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड और इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया ना, मैंने डिटेल में समझाया तुम्हें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जैसे भाई आपका एक कारपेट है, मान लो ये कारपेट है, ठीक है। इस कारपेट में, अच्छे से पढ़ाते हैं इसको, कारपेट में डस्ट है ना। तो जैसे आपका आ गया ये आपका कोई कारपेट है ना, ये कारपेट है आपका। इस कारपेट में ऐसे डस्ट डस्ट जमे हुए, डस्ट पार्टिकल्स, ये मैं बना रहा हूँ व्हाइट कलर से, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स। अब हमने एक स्टिक से, ऐसे एक स्टिक ली, एक स्टिक ली, स्टिक लकड़ी ली, और इससे इसको ऐसे मारना शुरू किया हमने, टप 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 करके डस्ट को, कारपेट को मारना शुरू किया हमने। तो जब हमने मारना शुरू किया तो इस जो कारपेट के अंदर
ये जो कारपेट येलो कलर का कारपेट है मान लो, इसके अंदर जो फाइबर्स हैं इनमें डस्ट जमी हुई है। कारपेट में फाइबर्स है ना, फाइबर्स के बीच में डस्ट जमी हुई है, कारपेट में फाइबर है, इनमें डस्ट जमी हुई है। तो जब हम इस स्टिक से इस कारपेट को मारेंगे तो अभी तो ये रेस्ट पे कुछ नहीं, हिल नहीं रहा, आराम से बैठा हुआ था कारपेट। हमने जैसे स्टिक से मारा तो जितने भी जो फाइबर्स हैं एकदम से हिलना शुरू कर देंगे, एकदम से इनमें मूवमेंट हो जाएगी। हम स्टिक से मार रहे हैं तो कारपेट के फाइबर सारे हिलना शुरू कर देंगे। अब ये जो डस्ट है ना, इसमें क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग जाएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई मूव क्यों करेंगे, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग जाएगा डस्ट पार्टिकल। जो मैंने जैसे स्टिक से मारा, जो कारपेट के फाइबर है उनमें मूवमेंट हो गई, ये देख लो कारपेट के फाइबर्स में ऐसे मूवमेंट हो गई, मूवमेंट हिलने शुरू हो गए जैसे स्टिक से मारा। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है व्हाइट कलर के, इनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग जाएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब ऐसी टेंडेंसी, जो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है कि टेंडेंसी टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन रेस्ट। मतलब जैसे मैंने बस वाला एग्जांपल दिया था ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, कि अगर कोई बस है, जैसे अगर कोई बस है वो अगर रुकी हुई है, रेस्ट पे है, और एकदम से ड्राइवर ने चला दी, तो जितने भी लोग अंदर बैठे होंगे ना, वो पीछे की तरफ उनका धक्का लगता है, पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि एकदम से चला दी और ये रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, तो इसलिए पीछे की तरफ जाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट पे थे और ये एकदम से मूवमेंट में नहीं होने चाह रहे, तो मतलब ये मूवमेंट को अपोज करेंगे। सिमिलरली डस्ट पार्टिकल भी ये रेस्ट पे हैं, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा, ये जो हिल रहे हैं इस मूवमेंट को रोक के रखेंगे, और इसलिए कम आउट एकदम से आगे की तरफ जाके और बाहर निकल जाएगा डस्ट पार्टिकल से। तो इसका आंसर होगा व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, आप समझ लो ना भाई, ये जो फाइबर्स हैं इनमें डस्ट पार्टिकल चिपके हुए सारे, ऐसे 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 समझने की कोशिश करो। ये जो कारपेट का फाइबर है येलो, इसमें व्हाइट कलर के डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं। तो जैसे हमने स्टिक से मारना शुरू किया, तो ये जो फाइबर है ना, इनमें ऐसे मूवमेंट हो जाएगी, फाइबर में मूवमेंट हो जाएगी। तो फाइबर में मूवमेंट होगी, तो इस वजह से ये डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि रुकने की कोशिश करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगाएंगे, जिस स्टेट में उस स्टेट में रुकने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रुके रहेंगे, सिर्फ ये तो रुके रहेंगे डस्ट पार्टिकल व्हाइट वाले, और ये फाइबर हिलते रहेंगे क्योंकि स्टिक से मार रहे हैं, तो ये एक पॉइंट पे डिटैच हो जाएंगे फाइबर से और बाहर आ जाएंगे। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। मतलब जो बस के ऊपर, बस की छत पे जो लगेज होता है, सामान वगैरह, टीची वगैरह हम रखते हैं, सूटकेस वगैरह, उसको हम क्यों ऐसा एडवाइस करते हैं कि उसको रस्सी से बांध दो। तो वही अभी मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया। तो जैसे आपकी है, मान लो बस है, ये आपकी बस है ना, ये बस है, ठीक है। इस बस में, इसकी बस की रूफ पे ऐसे हमारा मान लो हमारा लगेज रखा हुआ है, सूटकेस वगैरह हमारा, ठीक है, हमारा लगेज। तो इसको अभी मैंने आपको क्या बताया, ये बस अगर एकदम से आगे की तरफ इसका मूवमेंट होगा, मोशन में, बस आगे की तरफ मोशन में, चल रही और एकदम से मान लो रुक गई, तो अब ये जो ऊपर लगेज है ये भी मोशन में, और एकदम से इसने ब्रेक मार दिया ड्राइवर ने, अभी एकदम से रुक गई, तो पर ये इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा इन पे, इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, क्योंकि इनर्शिया की टेंडेंसी होती है कि जो भी नई फोर्स आई है ना उसको अपोज करना। तो यार नई फोर्स क्या है कि रुक गया, लेकिन ये रुकेगा नहीं, आगे जाता जाएगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट आगे की तरफ गिरेंगे, जो लगेज है आगे की तरफ गिरेंगे। अंदर के पैसेंजर भी ऐसे ही, एकदम से ब्रेक लगता है तो आपने विजुअलाइज करा ना, अगर बस में एकदम से ब्रेक लगता है तो सब ऐसे आगे की तरफ जाते हैं ना, कार में हम बैठे होते हैं, एकदम से कोई ब्रेक मारता है तो हम आगे की तरफ धक्का होता है ना, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम आगे की तरफ मोशन में थे और हम इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहना चाह रहे हैं, हम आगे के मोशन में रहना चाह रहे हैं, और एकदम से रुक गई तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं। और इसका अपोजिट इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये होगा, इसका अपोजिट वही आपका ये बस है, ठीक है, ये बस है, ये आपका लगेज रखा हुआ है बस पे, है ना, और एकदम से बस रुकी हुई है मान लो, और एकदम से इसने स्टार्ट कर दी, अभी ये रुकी हुई है तो अभी ये सब चीजें रेस्ट पे आराम से रुकी हुई है, और इसने एकदम से बस स्टार्ट कर दी, आगे की तरफ चल दी, तो अब इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग जाएगा। तो यह आगे वाले मोशन को अपोज करेगा, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा मतलब आगे के मोशन को अपोज करेगा, मतलब पीछे की तरफ गिरेंगे सारे पैसेंजर, और ये लगेज पीछे की तरफ गिरेगा। तो ये लगेज गिरे ना इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इसीलिए हम इसको रोप से बांध के रखते हैं। इसका आंसर ये, तो समझ लो ना, आपने देखा होगा अगर बस रुकी हुई होती है, कार रुकी हुई होती है और कोई एकदम से चला गया तो हम ऐसे पीछे की तरफ होते हैं। बाइक पे भी अगर कोई हम बैठे हैं और एकदम से कोई तेज स्पीड कर देता है तो हम पीछे की तरफ होते हैं, क्यों, क्योंकि हम अभी रेस्ट पे होते हैं और वो आगे के मोशन को हम अपोज करते हैं। तो जो आगे के मोशन को जो अपोज करते हैं उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जो चलने के मोशन को
अपोज कर, जो रुकने के मोशन को अपोज करते हैं, क्योंकि हम चल रहे होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन में होते हैं और एकदम से ब्रेक मार देता है तो हम आगे ही चलते हैं, और हम रुके में एकदम से कोई आगे बढ़ा देता है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। तो मतलब हम अपोज करते हैं, जो भी नए फोर्स आती है उसको अपोज करते हैं। जैसे यहाँ पर रुकने की फोर्स आई तो हम अपोज करके आगे ही गए, यहाँ पर आगे जाने की फोर्स आई तो हम अपोज करके पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया, अपोज करना मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. Why does the ball comes to rest and why does the ball slows down to stop? भाई कह रहा है बैट्स क्रिकेट के मैच में बैट्समैन ने शॉट मारा और ग्राउंड पे ये बॉल है, ऐसे ये बॉल है आपकी, है ना, ये बॉल है, ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, फिर एक पॉइंट के बाद ये बॉल रुक गई, कहीं तो रुकेगी ना। तो कह रहा है कि ऐसे क्यों रुक गई। भाई अभी मैंने बताया आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो जो भी आपका अगर रेस्ट पे बॉल तो रेस्ट पे रहेगी, अगर चल रही है तो चलती चली जाएगी। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि कोई चीज अगर किसी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही और कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो अनलिमिटेड टाइम तक मूव ही होता रहेगा, लेकिन एक आइडियल कंडीशन है वो, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है। लेकिन यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर बॉल घिसट रही है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो पीछे की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो इस डायरेक्शन में बॉल जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है ग्राउंड से, ऐसे घिस घिस के, ऐसे घिस घिस के ये जा रही है जा रही है जा रही है, तो ग्राउंड इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा। तो जब एक पॉइंट पे ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगते 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 एक पॉइंट पे ये बॉल रुक जाती है। तो इसीलिए बॉल रुकती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। भाई बैट्समैन ने बैट से जो हिट मारी उस वो ये वाली फोर्स थी, उस फोर्स से तो बॉल मूव होती गई होती गई होती गई, फिर एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड से टकरा के जो बॉल घिसरती हुई जा रही है वो ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स होती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉल को एक ना एक पॉइंट पे रोक ही देगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग गई, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका आंसर है सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, देयर फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो ये मोशन, ये जो आगे की तरफ जा रही है उस मोशन को अपोज करने वाली जो फोर्स है उसी को मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसी ने बॉल को रोका, तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ एक वो ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और नीचे की तरफ गया, उसने 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 20 सेकंड में। तो उसकी एक्सेलरेशन पूछ रहा है और पूछ रहा है फोर्स उस पर कितनी लगेगी अगर उसका मास 7 टन है, और नीचे एंड में दे रखा है कि 1 टन मतलब 1000 केजी, तो इस 60 टन मतलब होगा 7000 केजी, अगर केजी में हमें करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो देख लेते हैं। हमें पता है कि ट्रक ने स्टार्ट किया रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक 0 है, देख लेते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रक पर हमें जी दे रखा है। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 400 मीटर, तो डिस्टेंस एस को मान लिया मैंने, डिस्टेंस एस मतलब डिस्टेंस। टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, ये हो गया टाइम। वेट कितना, मास एम लिख लो, मास है 7000 केजी, वेट मास, मास लिख लो मास। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और फोर्स फाइंड करनी है, तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो समझा रहा हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक इक्वेशन होती है जो आपको याद भी होनी चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन है वो इक्वेशन है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे। देख लो, हमें u पता है 0 है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हम बस डाल रहे हैं s क्या है 400 बस। तो सभी इक्वेशन ये आपको याद होनी चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन, इसमें बस अब आप डाल दो सारी चीजें। तो u आपका 0 है, पहले s हम डालेंगे 400, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, u 0 है, टाइम 20 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम 20 है तो 20 का स्क्वायर। तो अब देखो ये 0 इंटू 0 ये पूरा 0 हो गया, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है। ठीक है, ये 400 है और ये है प्लस
20 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे आपको 20 तक 30 तक पता होने चाहिए। तो ये 20 का स्क्वायर पूछ रहा है ना आपसे फास्ट कैलकुलेशन के लिए, मेरे को तो याद है, आप भी याद कर सकते हो। 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये हो गया 400 ए, 400 ए और अपन में 2 तो है। अब इसको काट दो, ये 200 ए हो गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, जगह कम है मेरे पास। तो 400 जीरो है, उसको कुछ जरूरत नहीं लेने की, तो यहाँ नीचे पे क्या बचा मेरे पास, प्लस 200 ए, 200 ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 2 4, तो ए की वैल्यू आ गई 2। और बात किस में चल रही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर ये माइनस सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन निकल गई, ये रहा एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस तुमने इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में चीजें पुट करी और ए निकाल दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो आ गई। अब हमें फोर्स भी निकालनी है, तो फोर्स भी आपको पता होनी चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ में जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 7000, एक्सेलरेशन अभी निकाली 2, तो इसको बस सॉल्व कर लो, 7000 इंटू 2 जो कि होता है 14,000, 7000 इंटू 2 यानी 14000। और फोर्स किसमें निकलती है, न्यूटन में। 14,000 न्यूटन आपका फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए थी बस इसके लिए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर याद करनी पड़ेगी आपको, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ स्टोन ऑफ साइज 1 kg thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? क्वेश्चन समझ आएगा तुम्हें, ऐसे कोई आपकी फ्रोजन जमी हुई लेक है, ऐसे लेक है मान लो, है ना, ये लेक है आपकी, ऊपर से ऐसे जमी हुई है पूरी, है ना, ऐसे जमी हुई। तो किसी ने 1 किलो का पत्थर फेंका, ऐसे ऐसे आपका ये पत्थर है, स्टोन है, ये स्टोन है 1 kg। ये स्टोन किसी ने ऐसे इस लेक के ऊपर, ये जो यहाँ पर ऊपर फ्रोजन जमी हुई है यहाँ पर ऐसे फेंका, तो ये स्टोन ऐसे घिसटता हुआ गया, घिसटता हुआ गया, घिसटता हुआ गया, फिर एक पॉइंट पे मान लो यहाँ पर ये रुक गया, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ से फेंका, तो यहाँ से यहाँ तक इसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पर जाके ये रुक गया ये स्टोन, ठीक है। और किस वेलोसिटी से फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ये भी बता रखा है, 20 मीटर पर सेकंड। तो यू को मान लेता मैं इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो यू होगी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल मतलब फाइनली तो ये रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिख देते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0। भाई जब रुक ही गया तो क्या वेलोसिटी होगी, 0 ही होगी। तो हमें क्या क्या पता चल गया इस क्वेश्चन में, हमें जो जो पता है वो लिख लेते हैं हम। मास ऑफ स्टोन पता है, तो मास है 1 kg। इनिशियल वेलोसिटी पता है भाई किस वेलोसिटी से फेंका इनिशियली हमने, तो यू को हमेशा ध्यान रखना, यू को हमेशा इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और वी को फाइनली कहां पर होता है, तो फाइनली तो ये रुक गया तो 0। तो यू इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी वी है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को हम लिखते हैं एस से, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखा 50 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये चलता गया ऐसे घिसटता हुआ एक पॉइंट पे रुका होगा, तो कैसे रुका होगा, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ही लग रही होगी, अभी बताया ना प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको, वो जो बॉल वाला एग्जांपल दिया था क्रिकेट बॉल वाला, तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे घिसटता हुआ गया होगा, फिर ये जो फ्रोजन सरफेस की जो फ्रोजन सरफेस है इसका अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो पत्थर जा रहा है, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, तो ये कितनी लग रही होगी वही पूछ रहा है, फोर्स कितनी लग रही होगी स्टोन और आइस के बीच में, ठीक है। तो हमें ये सब इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमसे पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, फ्रिक्शन फोर्स यानी बेसिकली फोर्स पूछ रहा है हमसे, फोर्स। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी एक इक्वेशन होती है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन देखी, अब हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन, वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो वो होती है ऐसे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन ऐसे होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है, ये याद होनी चाहिए। सेकंड लॉ की याद है, सेकंड लॉ की देखी थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड लॉ की थी, ये थर्ड लॉ की है। इस क्वेश्चन में थर्ड लॉ वाली लगेगी क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, a
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एस है तो हम यहाँ से ए निकाल लेंगे, यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, ए। अब आप देख रहे हो ना, हम ये क्यों सेकंड लॉ वाली क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर टाइम है, हमारे पास टाइम का तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसलिए हम ये वाली नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम ये वाली लगाएंगे ए निकालने के लिए। जैसे अभी देखो, यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो हमने ए निकाला था, 2 मीटर पर सेकंड, पर ये वाली इक्वेशन से निकाला था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम था, और टाइम यहाँ दे रखा था, इन्होंने कहा क्या टाइम, ये रहा 20 सेकंड्स, तो इसलिए हमने ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाई थी। लेकिन यहाँ पर टाइम तो कुछ दे ही नहीं रखा, पर हमें एक्सेलरेशन तो निकालनी पड़ेगी पहले, तभी तो फोर्स निकालेंगे, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमें पता है 1 kg, और एक्सेलरेशन हम इससे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है। तो बस अब डाल दो, तो v क्या है 0, तो यहाँ पर बस मैं इसमें यहाँ पुट कर रहा हूँ, ऑरेंज कलर से करता हूँ, पिंक से करता हूँ, ताकि आपको अलग दिख जाए। बस अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं ये इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, जो कि एक पॉइंट पर रुकी जाएगा, तो 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a हमें निकालना है, s क्या है डिस्टेंस 50 मीटर, तो इंटू 50। बस आप इसको सॉल्व करके, इस पिन को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 20 का स्क्वायर अभी हमने देखा 400 होता है, याद कर लो आप भी, और ये कितना हो गया 2 इंटू 50 100, और a 100 है, तो 100a आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व फर्दर सॉल्व करो यहाँ पर, तो 100a की वैल्यू, ये 400 हो जाके माइनस हो जाएगा, -400, 2 0 से 2 0 गया, तो a की वैल्यू आ गई -4, और यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब चीजें याद होनी चाहिए, यूनिट वगैरह एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप क्योंकि यार ये माइनस क्या है, एक्सेलरेशन माइनस क्या है, ये माइनस का साइन पता है क्या दिखा रहा है, ये जो माइनस का साइन आया ना हमारे एक्सेलरेशन में, हमने एक्सेलरेशन जो निकाली वो आई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस का साइन दिखा रहा है कि रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन मतलब कि एक पॉइंट पे जाके रुक रहा है, देख रहे हो ना, ये स्टोन जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो माइनस मतलब धीरे 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 जाके फिर ये रुक गया, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये माइनस का साइन दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन आपकी धीरे 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 कम हो रही है, मतलब रुक जा रही है, तो इसलिए माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है। तो एक्सेलरेशन निकल गया, अब हमें फोर्स निकाल देंगे बस हम। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 1000, मास क्या है 1 kg, तो मास हो गया आपका 1 kg। एक्सेलरेशन क्या है, एम होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, तो मास हो गया 1 kg, एक्सेलरेशन है -4, तो 1 इंटू -4 यानी -4 न्यूटन। तो माइनस का साइन यहाँ भी इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो मोशन यहाँ पर हो रहा है स्टोन का, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो माइनस का साइन वही दिखा रहा है। तो हमारी फ्रिक्शन फोर्स आ गई -4 न्यूटन, तो ये जो आंसर था इसका -4 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, a 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 Newton, then calculate, दो चीजें कैलकुलेट करनी है हमें, net accelerating force and the acceleration of the train। एक तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है और एक ट्रेन की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, और हमें एक फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला पता है हमें। फॉर्मूला ये कैसे पता है हमें, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फॉर्मूला पता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो हमें देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो पहले तो जो जो पता है वो लिखते जाओ। तो हमें पता है कि भाई एक इंजन है 8,000 किलो का, जो कि 5 बोगी की ट्रेन है उसको खींच रहा है, और हर बोगी का वेट है 2,000 kg, तो टोटल कितना हो गया 5 इंटू 2,000 10,000 kg। तो टोटल वेट कितना खींच रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट खींच रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो गया 2,000 इंटू 5, हाँ 10,000 kg। तो ये तो मास हो गया ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, 5 वैगन 5 बोगी खींच रहा है इंजन। उसके बाद बता रखा है कि इंजन की फोर्स कितनी कितनी इंजन, ये जो 8, ये बस ये किसी काम का नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए, ये जो इंजन का जो वेट दे रखा है ना 8,000 किलो, ये किसी काम का नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें तो बस इतना पता है कि भाई ये इसको खींच रहा है 5 बोगी को, और हर बोगी 2,000 किलो की है, तो 5 इंटू 2,000 यानी टोटल 10,000 किलो को खींच रहा है ये इंजन। इंजन कितने उससे क्या मतलब। उसके बाद इसने बता रखा है कि ये किसी काम का नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद इसने बोल रखा है कि इंजन ने 40,000 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाई इंजन ने 40,000
न्यूटन की। यहाँ तक भी समझ आ गया। उसके बाद ये कह रहा है कि अब भाई ऐसे आपकी ट्रेन है, ऐसे आपकी ट्रेन है ना, और ये आपका मान लो ऐसे ट्रेन किस पे, ट्रैक पे है ना, तो ये आपका ऐसे ट्रैक है, ऐसे ट्रैक है, ठीक है। ये आपकी ट्रेन है मान लो, तो ये आपका ट्रैक है, ये आपका ट्रैक है जिस पे ट्रेन चल रही है। तो ये जो ट्रैक है, हम आपको पता है ये जो आपकी जो ट्रेन है ये इस मोशन में जा रही है। ये जो आपकी ट्रेन है मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन लगती है, जो ट्रैक है इससे घिसड़ के फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। तो ट्रेन की मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो कितनी है, 5000 न्यूटन की, तो वो भी लिख लो फ्रिक्शनल, यहाँ में लिख दिया एफ फ्रिक्शनल, है ना। फ्रिक्शन फोर्स है हमारी 5000 न्यूटन की। तो नेट फोर्स कितनी होगी इसमें, नेट फोर्स 40,000 फोर्स आगे की तरफ लग रही है, 5000 फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। तो नेट क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया 40,000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। तो टोटल फोर्स 35,000 न्यूटन की लग रही है इंजन के द्वारा, क्योंकि कुछ फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, 5000 न्यूटन की क्वेश्चन में बता रखा है। तो हमें नेट फोर्स निकालनी है कि टोटल फोर्स कितनी लगा रहा है ये इंजन। तो टोटल फोर्स ये इंजन लगा रहा है 35,000। देखो क्वेश्चन में टोटल फोर्स इंजन की बता रखी थी 4000 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में 5000 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है। तो 5000 में माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए तो ये वाली फोर्स है 40,000 जो इंजन लगा रहा है, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स तो ट्रैक के साथ घिसट घिसट के पीछे की डायरेक्शन में लग रही है। तो नेट फोर्स जो लग रही है 35,000 लग रही है, ना कि 40,000। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, नेट फोर्स हमारी हो गई 35,000 न्यूटन। मास हमारा हो गया किस किस चीज को खींच रहा है, 10,000 किलो को खींच रहा है, 5 हो गया 2000 की, तो 5 इंटू 2000 10,000। तो मास, टोटल मास कितना हो गया 10,000 किलो, 10,000 kg। तो अब हमें ये वाली फॉर्मूला जो हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, इसको यूज करके हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो वो तुमने ये पहले ही निकाल दी, एक्सेलरेटिंग फोर्स ये नेट 35,000 न्यूटन। तो पहले का आंसर तो ये हो गया 35,000 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो, तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। एक्सेलरेशन में पिंक कलर से निकाल रहा हूँ। तो फोर्स हमारी है 35,000, तो यहाँ लिख दिया मैंने 35,000। मास हमारा है 10,000, तो ये 10,000 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। निकाल लो जी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको कैसे आएगी, ये 3 0 से 3 0 कट गए, तो एक्सेलरेशन हो गई 35/10 जो कि होगा 3.5। तो एक्सेलरेशन आ गई मैं 3.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड आंसर जो एक्सेलरेशन है वो है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आएगा आपको। हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूले से जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो आया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड if the vehicle is stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या क्या पूछा, हमें दे रखा है मास और एक्सेलरेशन, और हमसे पूछा क्या है फोर्स। तो जो सिंपल फॉर्मूले पे आ गया। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस फोर्स ही निकालनी है, हमें ये फोर्स निकालनी है। मास दे रखा है 1500, बस वैल्यू पुट करो 1500। एक्सेलरेशन ध्यान रखना नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इनटू माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। को सॉल्व कर दो, तो 1500 इंटू 1.7, जब उसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 2550 न्यूटन। फोर्स किसमें होती है, न्यूटन में। तो ये आंसर है, तो डायरेक्ट था बिल्कुल। ये किससे, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से है ये, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या रखा है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा अगर उसका मास m है और वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो हमें मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ये रो p जैसा जो होता है, ये रो मास इनटू वेलोसिटी, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये आंसर इसका। ये सीधे फॉर्मूला बस पूछ लिया आपसे कि भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो।
क्वेश्चन नंबर 10 के कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। तो ऐसे मान लो ये कोई ऐसे वुडन कैबिनेट है, ठीक है, और हमने 200 न्यूटन की ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसा होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, और ये वर्टिकल होता है। हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऐसे जो सीधा खड़ा हुआ होता है उसको वर्टिकल पोजीशन बोलते हैं, और ऐसे नीचे डाउन स्ट्रेट वाली को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने की लगाई? 200 यूनिट की, 200 न्यूटन की, 200 न्यूटन की फोर्स लगाई ये वुडन कार्ड को मूव करने के लिए फ्लोर पे। ये फ्लोर है आपका, मान लो इस फ्लोर पे ये वुडन बक्सा है, और उसको 200 न्यूटन की फोर्स लगाई इसको खिसकाने के लिए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव किया, ऐसे मूव किया कर रहा है, मान लो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ से ऐसे जब हमने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई तो घूमते घूमते से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर। तो ये कह रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्ट ऑन द कैबिनेट। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है जो मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो फोर्स यहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में लगेगी, यहाँ लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, यहाँ लगेगी फ्रिक्शन फोर्स। तो अब आप बताओ, ये पूछ रहा है कि कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, ये पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपका जो दिक्कत करेगा वो यहाँ पर ये जो वर्ड था ना, ये जो मैं डब्बा बना रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी, यहीं पर ही आपका कॉन्सेप्ट था। ये कह रहे हैं जैसे इसने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये जो वुडन कैबिनेट है किस वेलोसिटी से घूमा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। और कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होती है कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होती है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है जीरो, मतलब जितनी फोर्स यहाँ लग रही है उतनी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तभी तो एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो हो जाएगी ना भाई। यहाँ 200 न्यूटन लगी तो यहाँ भी माइनस में, यानी माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 200 न्यूटन लगेगी, यानी फ्रिक्शन फोर्स भी 200 न्यूटन लगेगी, तभी तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो पाएगी। 200 और माइनस 200, नेट कितना हो गया? जीरो। ये 200 प्लस में है, ये 200 माइनस में है, तो नेट हो गया जीरो। तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि जो वुडन कैबिनेट है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कह के उन्होंने ये बता दिया था कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। और जैसे हमें पता चला कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हमें पता चल गया कि फ्रिक्शन फोर्स भी माइनस 200 न्यूटन लगी होगी, तभी तो 200 और माइनस 200 मिलके नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएंगे। और इससे पूछा था फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, तो फ्रिक्शन फोर्स है माइनस 200 न्यूटन। तो ये है इसका आंसर। समझ लो ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी था जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको। नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन। क्या रखा है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबब्ली नॉट मूव। तो पहले तो यहाँ तक क्या क्वेश्चन कह रहा है समझ आएगा, प्रोबब्ली नॉट मूव। यहाँ तक क्या कह रहा है? मतलब कह रहा है कि हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये पता है कि जितना एक्शन में फोर्स लगती है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन में फोर्स लगती है। मतलब एवरी एक्शन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना हमने इधर एक्शन लगाया उतना ही रिएक्शन होगा, एक्शन और रिएक्शन। ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उस हिसाब से अगर कोई मैसिव ट्रक है, कोई बहुत बड़ा ट्रक है, ये बहुत बड़ा ट्रक है ना, मान लो दिस इज ट्रक, और कोई इंसान, कोई बॉय, ठीक है, कोई बॉय इस ट्रक को पुश कर रहा है, तो ये ट्रक तो बहुत बड़ा है, इस ट्रक को पुश कर रहा है, तो अगर ये जितनी फोर्स यहाँ लगा रहा है उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही तो लिखा है यहाँ पर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो जितनी फोर्स ये इंसान यहाँ लगा रहा है ट्रक पे, तो उतनी फोर्स ट्रक इस पे लगा रहा होगा पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इनमें कह रहा है कि भाई ये प्रोबब्ली मूव नहीं करेगा ट्रक। भाई अगर कोई आप विजुलाइज भी करो, आप क्या अकेले कोई इंसान ट्रक को मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये मूव क्यों नहीं किया ये भाई? क्योंकि हमें पता है कि जितनी फोर्स बॉय ने लगाई उतनी फोर्स ट्रक ने अपोजिट डायरेक्शन में लगाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कह रहा है प्रोबब्ली ट्रक मूव नहीं किया होगा। चलो ठीक है, तो ये क्यों नहीं मूव किया होगा, ये अगर कोई स्टूडेंट से पूछे तो स्टूडेंट ने क्या बोला, आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसने बोला, जस्टिफाई किया, ये आंसर दिया उसने। क्या आंसर दिया?
कि टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर। तो वो ये कह रहा है कि जितनी फोर्स इस इंसान ने ट्रक की तरफ लगाई उतनी अपोजिट फोर्स ट्रक ने इंसान की तरफ लगाई और ये दोनों कैंसिल हो गई और इसीलिए ट्रक मूव नहीं किया। ये इसका एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट का। तो हमसे पूछ रहा है कमेंट करो कि जो एक्सप्लेनेशन किया है ठीक है, लॉजिक सही है कि ट्रक इसीलिए नहीं मूव किया, क्या बात सही है? क्या ट्रक इसलिए मूव नहीं किया, क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, इट्स रॉन्ग। ये जो स्टूडेंट ने कहा है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है समझ लो ध्यान से। स्टूडेंट ने क्या बोला? स्टूडेंट ने बोला कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ का उसने स्टेटमेंट पकड़ लिया स्टूडेंट ने और बोल रहा है कि ट्रक इसलिए मूव नहीं किया कि जितना इस इंसान ने ट्रक की तरफ फोर्स लगाई उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में ट्रक ने फोर्स लगाई, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो गई, इसलिए ट्रक मूव नहीं हुआ। ये कह रहा है ये स्टूडेंट, जो कि गलत है। तो असल में क्या हुआ? असल में कि उसने जितनी इंसान ने लगाई उतनी ट्रक ने लगा दी और वो कैंसिल आउट हो गई फोर्स दोनों और ट्रक मूव नहीं किया। ये लॉजिक नहीं है, ये गलत है। असली बात यह है, असली बात यह है, अब असली बात पे आते हैं। क्वेश्चन समझ आएगा ना तुम्हें? असली बात क्यों नहीं मूव हुआ ट्रक? या इक्वल अपोजिट ऐसी नहीं लगती इक्वल अपोजिट फोर्स। इक्वल अपोजिट फोर्स कैसे लगती है मैं बताता हूँ। इक्वल अपोजिट फोर्स हमेशा दो बॉडीज पे लगती है, टू बॉडीज मतलब दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज मतलब दो ऑब्जेक्ट पे लगती है। इक्वल अपोजिट फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट पे लगती है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा किस पे लगती है? कॉन्सेप्ट याद रखना, हमेशा दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज पे लगती है। तो वो हमेशा वो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती, दो ऑब्जेक्ट पे लगती है। जैसे इसने इंसान ने ट्रक के डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया ट्रक, और ट्रक ने फोर्स लगाई इसकी तरफ, तो दो ऑब्जेक्ट पे लगी। एक ऑब्जेक्ट आपका ये ह्यूमन हो गया, एक ऑब्जेक्ट ट्रक हो गया। जब दो ऑब्जेक्ट पे टू बॉडीज पे फोर्स लग रही है तो वो कैंसिल नहीं हो सकती। तो ये जो स्टूडेंट का स्टेटमेंट था कि इक्वल और अपोजिट फोर्स की कैंसिल हो गई, वो गलत है। दो ऑब्जेक्ट पे कभी भी जब फोर्स लग रही हो, दो ऑब्जेक्ट यानी दो बॉडीज पे, जैसे इस केस में एक ह्यूमन है एक ट्रक है, इन दोनों बॉडीज पे जो आपकी फोर्स लग रही है वो कैंसिल नहीं हो सकती। तो एग्जैक्टली क्या रीजन है ट्रक ना मूव होने का? तो एग्जैक्टली रीजन बस सिंपल सा है, लॉजिकल भी है, आप विजुलाइज भी कर सकते हो, लॉजिक भी लगा सकते हो कि ट्रक बहुत बड़ा है। ठीक है, ये ट्रक है, ये ट्रक बहुत बड़ा है और ऐसे रोड पे खड़ा हुआ होगा, है ना? ट्रक बहुत बड़ा है, रोड पे खड़ा होगा और ये कोई बॉय है, इसने यहाँ फोर्स लगाई। तो इसको फोर्स लगाने के लिए इसने जो भी फोर्स लगाई वो फोर्स इनफ नहीं थी। मान लो उसने फोर्स लगाई F1 और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ये जो रोड पे खड़ा हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगती है? फ्रिक्शन फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगती है? फ्रिक्शन फोर्स। मान लो वो है F2, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो F2 क्या है? वो बड़ी है। फ्रिक्शन फोर्स F2 बड़ी है F1 से। F1 यानी कि जो बॉय ने फोर्स लगाई, F2 जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ी है जो बॉय ने फोर्स लगाई, इसलिए वो मूव भी नहीं हुआ। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा थी, फ्रिक्शन फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स थी वो ज्यादा थी, तो जितनी फोर्स बॉय ने लगाई यानी कि F1 जो हमने मानी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो ट्रक को मूव कर पाए। ये है एग्जैक्टली रीजन। जो फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रही है इसको ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी कि ट्रक को मूव करे। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम इस बॉय की जगह कुछ किसी व्हीकल से या किसी मशीन से इस ट्रक को धक्का दे रहे होते और वो F1 फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होती, फ्रिक्शन फोर्स को F2 मान रहा हूँ और ये बॉय जो फोर्स मशीन ने जो फोर्स लगाया उसको F1 मान रहा हूँ, अगर वो मशीन वाली फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होती तो ट्रक मूव कर जाता। तो ये है लॉजिक, समझ गए? तो ये जो बॉय ने बोला ये नहीं। तो ये था आपका आंसर नंबर 11। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to a rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. कंफ्यूज हो गया? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन ये कह रहा है एक वुडन ब्लॉक है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ पहले तुम्हें सिर्फ। एक वैसे लकड़ी का ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब ऐसे लकड़ी का बॉक्स मान लो। सेकंड, हाँ ये रहा, हाँ ये लकड़ी का आपका एक बॉक्स है, वुडन ब्लॉक है ये, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है और यहाँ से बुलेट 10 ग्राम की एक बुलेट है ऐसे, है ना? ये बुलेट है, मान लो 10 ग्राम की बुलेट है, बी बुलेट, ठीक है। ये बुलेट ऐसे यहाँ पर फायर की, तो फायर की तो ये ऐसे ब्लॉक में घुसी। विजुलाइज करो चीज को, ऐसे ब्लॉक में घुसी तो एकदम घुसते ही थोड़ी ना रुक जाएगी, ब्लॉक में घुसी और इसकी
150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको चलाई गई। स्पीड कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी यानी कितनी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी को यू से हमेशा डिनोट करते हैं, मैं बता चुका हूँ। वो हो गई 150 मीटर पर सेकंड। तो 150 मीटर पर सेकंड से बुलेट चलाई और ये ब्लॉक के अंदर घुसी। तो ऐसे घुसते 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 किसी एक पॉइंट पे रुकी होगी, ऐसे यहीं तो ना रुक गई होगी, अंदर जाके धसी होगी ना पूरी ब्लॉक में। तो मान लो यहाँ जाके रुक गई, यहाँ जाके अंदर धस गई है ब्लॉक में बुलेट। ऐसे चलाई 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चली 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 और ब्लॉक में से अंदर घुस गई और अंदर घुस के यहाँ कहीं रुक गई। ठीक है, तो ये ब्लॉक में घुसने के बाद ना 0.03 सेकंड में रुकी है, मतलब ये ऐसे जब चली 0.03 सेकंड में रेस्ट पे आ गई। तो अब यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी v को हम 0 मान सकते हैं, 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी इस बुलेट की और फाइनली रुक गई मतलब 0 स्पीड हो गई, तो 0 वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब ये जो कितनी देर में रुकी है, इतने टाइम में, ये जो इसको यहाँ से चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई और यहाँ जाके जो रुकी, इसमें कितना टाइम लिया, लिखा हुआ है ना, स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू अ रेस्ट इन इतना। तो कितनी देर में रुकी है, तो टाइम दे रखा है 0.03 सेकंड्स। समझ आ रही है सारी चीजें तुम्हें? क्वेश्चन समझ आ गया? ये अच्छा, ये बुलेट का मास भी दे रखा है इन्होंने, कितना, 10 ग्राम। इसको किलोग्राम में करूंगा तो मैं कितना होगा, 0.01। ठीक है, 0.01। तो ये जो बुलेट है इसका मास भी दे रखा है 0.01 kg। ये ग्राम को मैंने kg में कर दिया। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड से ये बुलेट निकली और ये वुडन ब्लॉक के अंदर घुसी और ये टोटल कितनी देर में रुकी, यहाँ चलने से लेके यहाँ जो रुकी कितना टाइम लगा उसमें, कितना टाइम, 0.03 सेकंड लगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट। मतलब ध्यान से सुनना, मतलब यहां से लेके पेनिट्रेशन मतलब छेद करते हुए जो ये बॉक्स, ये जो वुडन ब्लॉक है उसके अंदर छेद, पेनिट्रेशन मतलब छेद करना, ऐसे छेद करते हुए गई। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहां से घुसी और यहां जाके रुकी, तो ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया ब्लॉक में, ये पूछ रहा है पहले तो, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। ठीक है, समझ रहे? तो ये क्वेश्चन का जो सेटअप है ये समझने की कोशिश करो। ये बुलेट चली जिसका मास है 10 ग्राम और इसको मैंने किलोग्राम में कर दिया 0.01 kg। इसकी इनिशियल स्पीड थी जिसको यू से डिनोट किया 150 मीटर पर सेकंड। फाइनली ये रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। उसके बाद ये ब्लॉक में घुस के कुछ देर तक ऐसे पेनिट्रेट मतलब छेद किया उसने और यहाँ फाइनली रुक गई। इसमें टाइम लगा टोटल 0.03 सेकंड। ये रहा क्वेश्चन। तो हमसे पूछ रहा है, ये हमसे क्या पूछ रहा है कि पहले तो आप बताओ कि डिस्टेंस कितना कवर किया इसने। ये जो डिस्टेंस है पेनिट्रेशन का, छेद किया जो बुलेट ने ब्लॉक में, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ऐसा हमें पता करना है। दूसरा पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर बताओ उसके कितने हैं, 5 न्यूटन 10 न्यूटन जितनी भी है, नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर ये बुलेट लगी तो बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ तो ये जो ब्लॉक है, ये जो वुडन का ब्लॉक है, ये भी तो फोर्स लगाएगा। तो ये जो वुडन ब्लॉक फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी पूछ रहा है। तो दो चीजें पूछ रहा है आपसे, तो वुडन ब्लॉक जो फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में वो, और जो ये बुलेट ने छेद किया ब्लॉक के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, ये दो चीजें पूछ रहा है। ठीक है, ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए सारी इक्वेशंस। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहती है v = u + at। तो इसको यूज करके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यूज करके मैं पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दूंगा। तो बस अब यहाँ सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनली तो बुलेट रुक गई तो 0 ही है, तो 0। इनिशियल वेलोसिटी 150 थी, 150 प्लस एक्सेलरेशन मेरे को कैलकुलेट करना है और टाइम कितना है 0.03 सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट कर लो अपनी स्पीड पे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी आपकी 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आएगा आपका 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब ध्यान रखना ये जो बुलेट है ये फाइनली जाके रुक रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो इस केस में जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनली 0 हो जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं उस केस में, रिटार्डेशन। यानी कि उसको वो कम हो रही है, फाइनली रुक रहा है, तो हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, तो इसलिए नेगेटिव साइन से मैंने ये दिखा दिया। तो एक्सेलरेशन आ गई आपकी कितनी, 5000 मीटर पर सेकंड।
अब हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर करना था। अब हमने एक्सेलरेशन ही निकाली इसलिए थी क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस चाहिए था। तो डिस्टेंस के लिए जो हमारी दूसरी इक्वेशन होती है वो हम करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन कौन सी थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये s डिस्टेंस अब आ जाएगा क्योंकि v हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर रहा हूँ सब। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी 150 का स्क्वायर, ये मैथ्स का काम आप करना कैलकुलेशन वाला, प्लस 2 a मैंने भी सॉल्व किया 5000 इंटू एस। तो यहाँ से आप ये s कैलकुलेट कर सकते हो उसको सॉल्व करके। तो अभी मैथ्स का काम खुद करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.25 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस की पहला पार्ट सॉल्व कर दिया हमने, डिस्टेंस आया 2.25 मीटर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स जो है, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बुलेट का? 0.01 kg। एक्सेलरेशन कितनी है ये भी हमने कैलकुलेट की, -5 है। सॉल्व कर दो इसको, 15 न्यूटन। तो ये माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। जिस डायरेक्शन में बुलेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वुडन ब्लॉक फोर्स लगाएगा, और वुडन ब्लॉक की पूछ रहे थे तो इसलिए माइनस का साइन। तो आंसर है -50 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली from a velocity of 5 meter per second and 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. तो इसमें मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपका। देखो हमें पहले क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होना। हमें बोल रखा है ऑब्जेक्ट जो है उसका मास दे रखा है, तो मास कितना दे रखा है हमें? 100 kg, नॉट 1000, 100 kg। 100 kg हमें मास दे रखा है। उसके बाद क्या रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुई from a velocity of 5 meter per second and 8 meter per second। तो इनिशियल वेलोसिटी ये पहले वाली इनिशियल है, दूसरी वाली फाइनल है। तो इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। ये दूसरी वाली फाइनल वेलोसिटी, फाइनल को हम v से डिनोट करते हैं 8 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है 6 सेकंड। तो हमें जो जो दे रखा है पहले हमने वो लिख लिया सब कुछ। उसके बाद क्या रहा है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो हमें मोमेंटम पता करना है। हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको भी बताया। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, जिसमें v क्या होती है? वेलोसिटी। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम करना है। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए आप इनिशियल वेलोसिटी ले लोगे तो mv हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम के लिए आप फाइनल वेलोसिटी ले लोगे तो mv हो जाएगा। तो ये mv मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी वाला मोमेंटम। और इनिशियल वेलोसिटी का मोमेंटम हो जाएगा mu, क्योंकि u से हम इनिशियल वेलोसिटी डिनोट करते हैं। तो ये mu हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी का मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनिशियल वेलोसिटी का मोमेंटम mu, फाइनल वेलोसिटी का मोमेंटम m। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो। तो ये हमारा पहला पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा क्वेश्चन का। हमसे क्या रहा था, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम निकालो। तो हम मोमेंटम निकाल लेते हैं, पहले फाइनल निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 8 है, तो मास तो 100 ही है, 100 इंटू 8 तो कितना हो गया 800। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मास पर किलोग्राम मास पर सेकंड, किलोग्राम मास पर सेकंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। इनिशियल वेलोसिटी में u डाल देंगे तो मास आपका 100, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो कितना आ गया 500। और यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? किलोग्राम मास पर सेकंड। ठीक, ठीक है, मास नहीं सॉरी मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये देखो ना, मास का किलोग्राम और ये वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड। मास का किलोग्राम, ये सॉरी मास का किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड की यूनिट होती है आपकी मोमेंटम की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ऑल्सो हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला फोर्स का, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमें फोर्स का जो एक्सर्ट किया वो भी उसका मैग्नीट्यूड बता। अब देखो हमेशा हमने एक फॉर्मूला देखा था फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, पर यहाँ पर तो एक्सेलरेशन कहीं है ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना। तो एक और फॉर्मूला होता है, या फिर फॉर्मूला बोल लो या कॉन्सेप्ट बोल लो, या मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि फोर्स जब मोमेंटम का केस चल रहा होता है ना, ये क्वेश्चन हमारा मोमेंटम का है, मोमेंटम का क्वेश्चन चल रहा है, मोमेंटम वाले फॉर्मूले डाले हमने। तो जब मोमेंटम का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब
मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये होता है, रेट मतलब टाइम हमारा ले रहे हैं हम, रेट का मतलब होता है टाइम। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। मोमेंटम के केस में फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कैसे करोगे, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा आया था 800, इनिशियल मोमेंटम हमारा आया 500, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये निकाला ना हमने फाइनल मोमेंटम mv करके और इनिशियल मोमेंटम mu करके निकाला। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना है 6 सेकंड। तो बस सॉल्व कर दो इसको, 800 यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 800 में से 500 गया 300 और नीचे टाइम 6, उसको जब सॉल्व करोगे तो 50 और ये न्यूटन आता है आपका, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। तो ये फोर्स आ गया हमारा, ये तो निकालना था 50 न्यूटन। तो समझिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या समझे हम, एक ये नया कॉन्सेप्ट हम समझे, जब मोमेंटम का केस होता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। याद रख लो इसको, जब मोमेंटम आए आपका और फोर्स पूछे आपसे तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, ये कर दोगे आप, चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो फोर्स आ जाता है। तो बस वही किया हमने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देख लेते हैं। 14 क्या कह रहा है, कौन सा तोप है देख लेते हैं। 14 क्या ना, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter, take its downward acceleration is 10 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन ऐसे, कोई आपका ऐसे डंबल है, मान लो ऐसे कोई डंबल है, ये ऐसे गिरा दिया, ठीक है, और किस हाइट से गिराया 80 सेंटीमीटर। तो ये हाइट, ये डंबल को गिराया जो हाइट है 80 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो 80 सेंटीमीटर, हम सारी चीजें मीटर में कैलकुलेट करते हैं इसलिए मीटर में कर देते हैं। 80 सेंटीमीटर बोल लो, या फिर मीटर में करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 80 सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय 100 मीटर होंगे, तो 0.8 मीटर, तो या फिर 0.8 मीटर। ठीक है, या तो 80 सेंटीमीटर बोल लो या फिर और मतलब या 0.8 मीटर। तो इस हाइट से इस डंबल को गिराया और इस डंबल का वेट भी दे रखा है 10 किलो। तो हमें जो जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ बस में, है ना, गिराया। अब कह रहा है इसकी जो जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिरा वो एक्सेलरेशन भी दे रखी है, कितनी दे रखी है एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है मोमेंटम। अब हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का साइन होता है, ये पी ऐसे टेढ़ा, पी रो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो हमारे पास है ये 10 kg, ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी होती है। तो मास तो ऑब्जेक्ट का हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10 kg, और ये वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो वेलोसिटी निकालेंगे कैसे हम, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन थे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन, इधर तीनों लाके आपके इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन होती है, यहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें a एक्सेलरेशन है, s ये डिस्टेंस है, u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और v होती है फाइनल वेलोसिटी। तो ऊपर से ये गिरा है, ये डंबल है, ये डंबल जो है ये ऊपर से गिरा है, तो ऐसे गिरा होगा ना, ड्रॉप हुआ होगा सिर्फ, तो कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो u की वैल्यू होगी 0, v हमें कैलकुलेट करना है, a एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दे रखा है 10, s डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दे रखा है, मीटर में लिख देंगे 0.8 मीटर। तो हमें सारी चीजें दे रखी है, हमें सिर्फ v कैलकुलेट करना है, और जैसे ही v मिल जाएगा हम यहाँ मोमेंटम के फॉर्मूले में डाल के इस v को और हमारा आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि मोमेंटम ही हमें कैलकुलेट करना है। तो बस हम यहाँ से v निकाल लेते हैं सारी चीजें इसमें पुट करके। तो बस यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ब्लू कलर से। तो v स्क्वायर जो हमें निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू 0 है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी से वैसे ड्रॉप किया ना, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 रही होगी इसलिए 0 डाला है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन क्या है 10 इंटू s डिस्टेंस है 0.8, तो 0.8 पॉइंट से 10 किया तो 8 इंटू 2 16, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो v की वैल्यू आ जाएगी मैथ के हिसाब से प्लस माइनस 4, मैथ के हिसाब से प्लस माइनस 4, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो हमें वेलोसिटी मिल गई 4 मीटर पर सेकंड। अब तो बस हम मोमेंटम आराम से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में डाल के, हमें वही तो कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकंड, मास है 10, तो 10 इंटू 4
इज इक्वल टू 40। आ गया आंसर हमारा 40, बस यही है। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, एम फॉर मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आंसर आपका मोमेंटम का 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट कैसे निकालते हैं, जो जो लिखा हुआ है उसकी यूनिट, तो मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड 40। तो ये इसका आंसर, समझ गए ना। नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, आप देखना एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं आपको लेकिन हिंट भी दूंगा, अगर ये ना हो तो मैं करवा दूंगा, दिक्कत मत करो। वैसे मैं करवा चुका हूँ इसको, ये तो मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें। अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो मैं शॉर्ट्स वगैरह में दोबारा पहले ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो आप देख लेना जाके, अगर आपको बहुत जरूरी चाहिए तो। बाकी अभी आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15, और अगर ना हो तो घबराने वाली बात नहीं, आप मुझे कमेंट डाल देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। हिंट मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसमें सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन यूज होगी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज होगी क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। ये डाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो हम 16 पे चलते हैं। होमवर्क है, जरूर करना, छोड़ना मत, क्योंकि हम पेपर में जो चीज छोड़ते हैं वही आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चल रहे हैं, कहाँ गया, आ जाओ जी। 16 क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। टू पर्सन मैनेजेस टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। तो दो बंदे हैं, दो इंसान हैं, वो एक मोटर कार को पुश कर रहे हैं। ऐसे एक कार है आपकी, मान लो ये कार है ना, ये कार है, इसको दो लोग ऐसे, दो लोग कोशिश कर रहे हैं इसको ऐसे पुश करने की, कार से धक्का लगाने की पुश कर रहे हैं। और इस कार का वेट कितना है, 1200 kg दे रखा ना, 1200 kg। अब ये पुश कर रहे हैं इस मोटर कार को जिसका मास है 1200 kg एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान रखना वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, और एक लेवल रोड पे, ऐसे रोड है, ये लेवल रोड है बिल्कुल सीधा, उस पे गाड़ी है, उस पे पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये पुश कर रहे हैं दो बंदे, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुश कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होती है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुश कर रहे हैं। अब ये आपको कह रहा है द सेम मोटर कार कैन बी पुश बाय 3%। अब इसी सेम मोटर कार को अगर 3% पुश करें, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आराम से समझ रहे हैं। ये वही कार है, इस बार वही ऐसे ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक। जो जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे समझा रहा हूँ मैं, बस सुनते रहो। और इस बार तीन तीन लोग हैं, ऐसे तीन लोग, एक दो और ये तीन लोग अब पुश कर रहे हैं इस कार को। ये कह रहा है ना द सेम मोटर कार कैन बी पुश बाय 3% टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ ये। तो ये जब 3% इस कार को पुश कर रहे हैं, वही सेम 1200 किलो की कार है, वेट तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ भी लिख देता हूँ 1200 kg, दिख रहा है ना आपको, 1200 kg। जब दो बंदे पुश कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको पुश कर रहे हैं। जब तीन बंदे पुश कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कितना, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन ये तीन बंदे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जब इस कार को धक्का दे रहे हैं, 1200 किलो की कार। अब आते हैं हमसे क्वेश्चन क्या है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है विथ व्हाट फोर्स डस ईच पर्सन पुश द मोटर कार। तो हमें हर पर्सन किस फोर्स से मोटर कार को पुश करे, तो हर पर्सन किस फोर्स से मोटर कार को पुश करे कि एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आ जाए। अब आप ये हमारा क्वेश्चन समझ गए कि ये कह रहा है कि अगर ये तीन बंदे एक 1200 किलो की कार को जब पुश करते हैं तो ये इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो कह रहा है हर बंदा कितनी कितनी फोर्स से पुश कर रहा होगा। तो हम पहले तो टोटल फोर्स निकाल लेंगे, फिर उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर बंदे की फोर्स पता चल जाएगी। तो टोटल फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला सिंपल सा पता ही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1200, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1200, और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं 0.2, तो 0.2 8.60 गया, तो 120 इंटू 2 कितना होता है 240। तो फोर्स आ गई, टोटल फोर्स आ गई 240 न्यूटन की। तो हमसे टोटल फोर्स से पूछी इसने, हमसे पूछिए व्हाट फोर्स डस ईच पर्सन, हर बंदा कितनी फोर्स लगा रहा है। तो टोटल फोर्स 240 न्यूटन है, बंदे तीन है, तो हर बंदा कितना लगा रहा होगा, 240 को 3 से डिवाइड करो 80, तो हर बंदा 80 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा। जैसे ये वाला भी 80 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला भी 80 न्यूटन की लगा रहा होगा, ये वाला भी 80 न्यूटन की लगा रहा होगा। तो ये तीनों मिला के टोटल फोर्स 240 न्यूटन। इसका आंसर है 80 न्यूटन। हर बंदा ईच पर्सन कितना लगा रहा है 80 न्यूटन फोर्स, ठीक है। आगे समझ, नेक्स्ट देख लो। चलिए जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 17 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैमर
हथौड़ा है भाई एक ऑफ मास 500 ग्राम, 500 ग्राम का हथौड़ा से। अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ नेल, मतलब नेल क्या है, कील, हैमर क्या है, हथौड़ा। तो बेसिकली एक कील को ठोक रहे हैं हम हथौड़े से, तो हथौड़े का मास 500 ग्राम, स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक का नेल, नेल को ठोक रहा है वो, और किस स्पीड से ठोक रहा है, ये स्पीड दे रखी है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू, तो इनिशियल वेलोसिटी रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आगे कह रहा है द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो नेल्स जो कील है भाई उसको ठोक रहे हैं, तो कील एक पॉइंट पर रोक रही है, तो टाइम कितना टाइम ले रही है रोकने के लिए, 0.01 सेकेंड। हमसे कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल, फोर्स पूछ रहा है आपसे। अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी तो 50 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भाई, आप हथौड़ा मारोगे तो फाइनली एक पॉइंट पे तो रुकेगा ना, जब आप मारना शुरू करते हो तो आप ऐसे फोर्स से लाते हो तो एक वेलोसिटी होती है, ऐसे फोर्स से लाते हो तो वेलोसिटी होती है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 50 मीटर पर सेकंड है, पर वी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। भाई एक पॉइंट पे तो हैमर ऐसे जब ठोकते, इमेजिन करो कील पे ऐसे ठोक रहे हैं तो रुक गया ना, जैसे ठोका रुक गया, तो वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और हमसे क्या फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, फोर्स, फोर्स फाइंड करने के लिए पूछ रहा है हमसे बस। तो अभी मैंने आपको बताया था मोमेंटम के केस में जब फोर्स पूछे तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला जब मोमेंटम के केस में होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम होगा पहले मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, v से ले लेंगे, माइनस मोमेंटम का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा मोमेंटम ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मोमेंटम है फाइनल वेलोसिटी वाला, और इनिशियल वेलोसिटी का मोमेंटम होगा यू, क्योंकि यू से इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो गया इनिशियल। तो बस इन दोनों को आप यहाँ ऊपर डालो, उनका चेंज करो, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम आपको दे रखा है, फोर्स आपका आ जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पिंक कलर से मैं करके दिखा रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू आ गई, चेंज इन मोमेंटम एम वी फाइनल वेलोसिटी माइनस एम यू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना है, बस अभी सारी चीजें पिंक में डाल दो। तो एम कितना है 500 ग्राम, तो इन दोनों में से एम मैं कॉमन ले लूंगा, तो 500 मैंने कॉमन ले लिया, v माइनस यू, तो v कितना है 0, u कितना है 50 अपॉन टाइम कितना है 0.01, बस इसको सॉल्व कर दो आपका फोर्स आ गया, इसको सॉल्व कर दो आपका फोर्स आ गया। अब देखो ये ग्राम में है ना, तो इसको किलोग्राम में ले लो, क्योंकि आपको किलोग्राम में आप लोगे तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो यूनिट होता है वो मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, तो 500 ग्राम को जब किलोग्राम में लोगे तो हाफ केजी होगा, या फिर डेसिमल में लोगे तो 0.5, तो इसको 0.5 ले लो, 500 की जगह यहाँ पर मैं उसके बाद डायरेक्ट पुट रहा हूँ, 500 ग्राम को किलोग्राम में लिखूंगा तो 0.5, और ये हो गया 0 माइनस वेलोसिटी कितनी हो गई 50, और नीचे अपना 0.01, तो बस इसको सॉल्व कर दो यार, यहाँ ऊपर सॉल्व कर दो, तो मैं अपनी स्पीड पे कर रहा हूँ, आप अपनी स्पीड पे कर लेना, घबराना मत, ये नॉर्मल मैथ से। तो 0.5 ये इंटू माइनस 50 अपॉन में 0.01, तो बस ये डेसिमल से ये 0 जाएगा, तो 5 इंटू 5 ऊपर आएगा -25, और नीचे आएगा 1, ये ऊपर 100 और ये नीचे 1, तो -2500 न्यूटन फोर्स आ गई, -2500 न्यूटन। बस ये मैंने मैथ्स केस में घबराना मत, मैंने बस इस फॉर्मूले में ये जो मैंने वैल्यू पुट करी ना, इसमें बस ये सारी चीज डालता गया मैं, v की वैल्यू u की, ये फॉर्मूला बना हमारा फोर्स का, चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम करा, बस ये फॉर्मूले में मैं बस ये वैल्यू पुट किया और सॉल्व करता हुआ चला, तो फोर्स आ गया -2500 न्यूटन। तो आंसर है फोर्स इज इक्वल टू -2500 न्यूटन, और ये आंसर है इसका, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, फिर आपका चैप्टर भी खत्म है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ मोटर कार of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में कर दो, देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो ना, तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, ये 18 5 90 में जाएगा, और 5 × 5 25, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड।
तो 90 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो वो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये मैंने शॉर्टकट बता दिया, जब भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उस किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने किया तो आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसे इसको भी कर लो मीटर पर सेकंड में, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इंटू 5/18, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले तो इन दोनों को मैंने मीटर पर सेकंड में कर दिया। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या है। तो अब हम इस क्वेश्चन में जो अभी तो सिर्फ हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में किया है, मैथमेटिकल काम किया। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक मोटर कार है 1200 किलो की, तो हमें जो पता है वो लिख लेते हैं। मास 1200 किलो, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में लिख दिया 25। तो इनिशियल को हम यू से लिखते हैं, तो यू हो गई 25 मीटर पर सेकंड। फिर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे स्लो हो रही है, तो फाइनली कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखा, ये 5/18 को 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया। कितने टाइम में हो रही है 4 सेकंड में, तो टाइम आ गया 4 सेकंड। जो क्वेश्चन में पहले बस वो लिखा है, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए मूवमेंट हो रही है, तो कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट कर रहा है वो सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तो ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। फिर कह रहा है चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो। चेंज इन मोमेंटम मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी का v, इनिशियल वेलोसिटी का u। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा हो जाएगा, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी वाला मोमेंटम माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाला मोमेंटम, तो mv माइनस mu ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तो हमें ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमें फोर्स भी कैलकुलेट करना है। तो फोर्स भी आपको पता है क्या होती है, भाई हमने इतने सारे क्वेश्चन में करी। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो अगर हम यहाँ चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, उसको ये टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फोर्स भी आ जाएगा। तो ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी, ये 3 चीजें, एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम और ये फोर्स, और हमें ये सब चीजें दे रखी है। तो अब आप यार कैलकुलेट, ये सिर्फ मैथ्स का काम है, अब आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए खुद। सबसे पहले बताओ एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, मुझे ये बता दो बस मुझे। यहाँ पर 2 वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, इनिशियल वेलोसिटी पहले फाइनल वाली लिखते हैं जब भी चेंज की बात होती है। तो फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी 25 अपॉन टाइम कितना है 4। तो 5 माइनस 25 अपॉन 4, तो कितना होगा 5 माइनस 25 यानी -20 अपॉन में 4, -20 अपॉन 4 को काटोगे तो -5। तो एक्सेलरेशन हमारी आ गई -5, और एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का पहला पार्ट तो मैं मिल गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, ये माइनस का साइन, ये कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ। माइनस का साइन मतलब होता है कि ये स्लो हो रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रही है वेलोसिटी, देख लो ना, पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आ गई, या फिर मीटर पर सेकंड में बोल लो कि 25 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड पे आ गई, तो कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। जब वेलोसिटी कम होती जाती है तो उसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, और जब बढ़ती जाती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन में हमेशा माइनस साइन में एक्सेलरेशन आता है, तो वही माइनस साइन ये वही दिखा है। तो ये एक्सेलरेशन हमें मिल गई -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारा चेंज इन मोमेंटम, ये भी हमें फाइंड करना है। तो ये आप कर लो, मास दे रखा है 1200, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है v, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है v। इसमें डालो, आंसर निकालो, और उसके बाद ये आ जाएगा तो फोर्स भी निकालो। तो अब ये 2 चीजें आप कैलकुलेट करो, बहुत वीडियो देख ली तुमने, ये और ये फोर्स। और मुझे बताओ क्या क्या आंसर आया, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स का आंसर क्या है जल्दी से बताना। एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चेंज इन मोमेंटम और फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो फोर्स भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये करना दोनों, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो हो गई 1 घंटा 10 मिनट। अब जिस बच्चे ने वीडियो पूरी देखी है तो अपने आप को थोड़ा सा पैट करो, शाबाशी दो, बहुत तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, पेशेंस है, और अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो एक साथ देखना हो, इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो बड़ा असर चकरा जाता है भैया। ठीक है, तो इसको देखो, और अगर कहीं भी फंस रहे हो किसी भी क्वेश्चन पे तो दोबारा पूछना, ऐसे घबराने वाली बात नहीं, दोबारा करा देंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।